हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक लेजेंडरी मूवी अवतार के सीक्वल अवतार 2 द वे ऑफ वाटर मूवी को, जो कि रिसेंटली दिसंबर 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की क्रिएटिव टीम ऑलमोस्ट वही थी, यानी कि इसका डायरेक्टर एवं राइटर जेम्स कैमरून एवं इसे जेम्स कैमरून एवं जॉन लैंडौ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस मूवी के किरदार एवं कलाकार भी सेम है इसके पहले भाग के जैसे हैं। उदाहरण के लिए सैम वॉशिंगटन, जो साल्डाना, स्टीफन लैंग, साइगोर्नी वीवर आदि। इसमें नए किरदारों में जैक के बच्चों एवं मेटकाइनी लोगों को ऐड किया गया। इस मूवी की कहानी बेस्ड है अवतार के पहले भाग पर थी, क्योंकि इसे आगे बढ़ाते हुए इनके दुश्मन कर्नल माइल्स के नए अवतार को दिखाया गया है, जो कि जैक एवं नीतिरी से बदला लेने के लिए वापस आया है। तो इस क्रम में क्या तबाही मचती है, आइए जानते हैं इसकी कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत इसके पहले भाग की तरह ही मूवी के हीरो जैक सुली के नरेशन से होती है, मगर इस बार वह पेंडोरा के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि युद्ध के बाद का समय कितना खुशहाल था एवं कितनी जल्दी बीत गया। अब उसके और नीतिरी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे नत्याम और लोआक, जबकि बेटी टुक थी। उनकी एक किरी नाम की भी बेटी थी जिसे उन्होंने गोद लिया था। वो असल में ग्रेस की बेटी थी, जिसका जन्म एक रहस्य था। और हाँ, स्पाइडर भी था। स्पाइडर असल में कर्नल माइल्स का बेटा था, जो कि पेंडोरा में ही जन्मा था। जंग खत्म होने के बाद जब सभी धरतीवासियों को वापस भेजा जा रहा था, तो उनमें से कुछ यहीं रह गए थे। उनमें से एक स्पाइडर भी था, क्योंकि वह इतना छोटा था कि क्रायो कैप्सूल में फिट नहीं हो पाया था। खैर, वह यहीं पर नावी लोगों और इंसानों के साथ मिलकर पला बढ़ा, जैक और नीतिरी के बच्चों के साथ, एवं खुद को भी एक नावी ही समझता था। पर नीतिरी एक हद तक उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके अनुसार वह पराया था, आसमानी जीवों के संतान। वक्त अच्छा कट रहा था, अपने बच्चों को सिखाते हंसते खेलते। पर एक दिन रात को आराम करते हुए जैक एवं नीतिरी को आसमान में एक चमकदार चीज दिखाई पड़ती है। इसे देखकर जैक और नीतिरी समझ जाते हैं कि उनकी खुशियों पर विराम लगने वाला है, क्योंकि आसमान में नई चमकती चीज का मतलब है अंतरिक्ष यान, यानी कि आसमानी जीव या इंसानों की वापसी। इस अंतरिक्ष यान से एक विशालकाय कैप्सूल को लैंड करवाया जाता है, जिसके कारण पेंडोरा के जंगलों में बहुत ही भयानक आग लग जाती है, जिससे कि काफी सारे जानवर एवं नाविक मारे जाते हैं। जंगल में भयंकर तबाही मच जाती है। इस कैप्सूल के अंदर से मानवों द्वारा संचालित विशालकाय मानवाकार रोबोट एवं विशालकाय मशीनों को बाहर आते हुए देखते हैं। इसके कारण पेंडोरा की धरती में भारी तबाही मच जाती है। इसे देखकर जैक और नीतिरी दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं। वह युद्ध शायद फिर से शुरू होने वाला है, जिसे रोकने में पिछली बार कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। खैर, अगले सीन में हमें डॉक्टर्स की एक टीम को आर्टिफिशियल नावी को जगाते हुए दिखाया जाता है। यह जागते ही उन सब पर हमला कर देता है। यहाँ और भी आर्टिफिशियल नावी होते हैं, जो कि उस एग्रेसिव नावी को कर्नल माइल्स कहकर संबोधित करते हैं और उसे शांत करते हैं। असल में वो कर्नल माइल्स ही था, जिसे जैक और नीतिरी ने मिलकर मार डाला था, और जिसे तकनीक के द्वारा एक आर्टिफिशियल नावी बॉडी में पुनर्जीवित किया गया था। कर्नल माइल्स के जैसे और भी आर्टिफिशियल नावियों को बनाया गया था, जो कि इंसानी दिमाग से चलते हैं, और इनका उपयोग नावी लोगों के साथ युद्ध में किया जाने वाला था। उसके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए असली कर्नल माइल्स के प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी दिखाया जाता है। खैर, समय बीतता है और हम देखते हैं कि पेंडोरा की धरती पर मानवों ने अपना उपनिवेश बना रखा था। इसमें यातायात एवं परिवहन के लिए रेल मार्ग भी था, जिसको कि समय समय पर जैक और उसके साथी बागियों की तरह हमला कर तोड़ देते एवं हथियार लूटते। यहाँ हमें अंग्रेजी हुकूमत और क्रांतिकारियों की याद आ जाती है। इन क्रियाकलापों से जैक ने अपने बच्चों को दूर रहने के लिए कहा था, पर एक लूट के दौरान उसके दोनों बेटे लोआक और नत्याम उतर जाते हैं और लूट में शामिल हो जाते हैं। तभी इंसान जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें नत्याम घायल हो जाता है, पर जैक उसे बचाकर वापस घर ले जाने में सफल होता है। इधर अंतरिक्ष यान में दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स अपनी पूरी टीम को उनका मिशन समझाता है कि उन्हें पेंडोरा की धरती पर उतरकर बागी नावियों को ढूंढकर पकड़ना है और उनके सरदार तुरुक माक्तो यानी कि जैक सुली को खत्म कर देना है। फिर हमें एक गुप्त अड्डे को दिखाया जाता है, जहां जैक अपने पूरे परिवार एवं साथियों के साथ रह रहा था। यहाँ उन्होंने इंसानों से लूटे हुए सामान एवं हथियारों को भी छुपा कर रखा हुआ। यहाँ पर पहुंचकर घायलों का इलाज किया जाता है, और जैक अपने बच्चों को हुक्म न मानने और जंग के दौरान मैदान में उतरने को लेकर उन्हें काफी डांटता है। नीतिरी जैक के इस व्यवहार से काफी व्यथित थे, पर जैक उसे समझाता है कि ऐसे माहौल में अनुशासन काफी जरूरी है। फिर हमें जैक और उनके साथियों का लैब दिखाया जाता है, जहाँ किरी कोमा अवस्था में पड़े अपनी माँ से मिलती है और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि किरी जानना चाहती थी कि उसका पिता कौन है, जबकि स्पाइडर बोलता है कि कभी कभी यह ना जानना ही अच्छा होता है कि उनका पिता कौन है। स्पाइडर इस बात से काफी दुखी रहता था कि उसका पिता कर्नल माइल्स जैसा आदमी था। इस पर किरी उसे समझाती है कि स्पाइडर उसके पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वह काफी अच्छा इंसान है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स अपने पूरी टीम के साथ पेंडोरा में इंसानों द्वारा बनाए गए कॉलोनी में पहुंचता है। यहाँ वह जनरल आडोमोर से मिलता है। जनरल आडोमोर बताती है कि चूंकि पृथ्वी खत्म हो रहा है, इसीलिए पेंडोरा को इंसानों के रहने लायक बनाना होगा। पर इसमें रास्ते को रोड़ा जैक और उसकी बागी टीम है, जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रही है। जैक हालेलुया के पहाड़ों पर कहीं अपना बेस बनाकर छुपा बैठा है, पर इंसानी रूप में वहां जाकर उन्हें खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कर्नल और उसके साथियों को नावी बनकर ही जैक का पता लगाकर उसे खत्म करना होगा। इसके बाद कर्नल माइल्स अपने अवतार साथियों के साथ जंगल में जाता है, क्योंकि वे नावी जैसे थे, इसलिए उन्हें जंगल में कोई समस्या नहीं हो रही थी।
यहाँ जंगल में घूमते हुए जैक के बच्चों को कर्नल माइल्स की टीम दिख जाती है। वे कर्नल माइल्स की टीम का पीछा करने लगते हैं। वे सब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ का जैक और नीत्री ने मिलकर कर्नल माइल्स को मारा था। कर्नल माइल्स यहाँ अपने सालों पुरानी डेड बॉडी को देखता है। इसकी जानकारी नेतायाम अपने पिता जैक को देता है, तो जैक उन्हें बिना किसी आवाज के सावधानी से सबको वहाँ से निकल जाने का आदेश देता है। पर तभी कर्नल माइल्स की नजर उन पर पड़ जाती है और वह सभी बच्चों को पकड़ लेता है। जैक अपनी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है और अपने बच्चों को छुड़ा लेता है, पर कर्नल माइल्स स्पाइडर को अपने साथ ले जाने में सफल हो जाता है। इधर जैक और नीत्री में इस बात की बहस हो रही थी कि उन्हें कहीं और निर्वासित हो जाना चाहिए। नीत्री इसके लिए तैयार नहीं थे, पर जैक समझाता है कि कर्नल माइल्स उनका दुश्मन है, अतः अगर वे यहाँ रह गए तो सभी के लिए खतरा बन जाएंगे। आखिरकार नीत्री निर्वासन के लिए मान जाती है और वे अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उधर स्पाइडर से जैक कैंडे का पता लगाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। उधर जैक अपने परिवार के साथ जंगल छोड़कर निकल जाता है और वहाँ से काफी दूर समुद्र तटवासी मेटकाइनी कबीले वासियों के पास पहुँचता है, जहाँ उनका स्वागत कबीले के मुखिया टोनोवारी एवं उनकी बीवी रोनल करती है। जैक यहाँ उन्हें अपनी समस्या बताता है और उनसे आश्रय मांगता है, पर रोनल यह कहकर मना कर देती है कि इनके शरीर की बनावट उनके जैसी नहीं है, इसलिए वे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण यह भी बताती है कि उनके बच्चे पूरी तरह से नाभी भी नहीं है, उनके शरीर में हैवानों का अर्थात पृथ्वीवासियों का खून भी शामिल है। टोनोवारी भी नहीं चाहता था कि जैक के दुश्मन उनके कबीले तक पहुंचे, पर काफी विचार के बाद टोनोवारी उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है और यह भी घोषणा करता है कि जैक के परिवार को पानी में सर्वाइव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ बिना भेदभाव के अपनों जैसा व्यवहार किया जाए। टोनोवारी यह हुक्म दे देता है कि उनके बच्चे टिसिरिया और औनंग मिलकर के जैक और नीत्री के बच्चों को सिखाएंगे। इस पर टिसिरिया तो सहमत थी, पर औनंग नाराज हो जाता है। पर क्या करता है, यह उनके पिता और क्लान के मुखिया का आदेश था, मानना तो पड़ेगा ही। खैर, जैक और नीत्री के परिवार को रहने के लिए घर दे दिया जाता है। यहाँ बच्चे बड़ा ही अजीब महसूस कर रहे थे, उन्हें उनके अपने घर और जंगल का माहौल याद आ रहा था। इस पर जैक उन्हें समझाता है कि अब यही उनका घर है, इसलिए उन्हें सबके साथ मिलकर रहना सीखना होगा और उनके कामों में हाथ भी बटाना होगा। फिर उनकी ट्रेनिंग दूसरे दिन शुरू हो जाती है। टोनोवारी के बच्चे जैक और नीत्री के बच्चों को गोता लगाना सिखा रहे थे, पर कीरी ऐसा लग रहा था जैसे कीरी उस पानी के जीवन के साथ अलग ही प्रकार से नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन बना रही थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि कर्नल माइल्स और उसकी पूरी टीम, जो कि अब नावी बन चुकी थी, स्पाइडर को लेकर जंगल में अंडरग्राउंड हो चुके जैक और उसके परिवार की तलाश में निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता समंदर की ओर, जहाँ जैक और उसके बच्चे दोनों ही जलीय जीवों की सवारी में बार बार फेल हो रहे थे और बार बार पानी में गिर पड़ते थे। इससे सब हंस रहे थे, जबकि कीरी वो पानी के अंदर अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। पर समय के साथ धीरे धीरे वे सभी अपनी ट्रेनिंग में परफेक्ट होते जा रहे थे। उधर हमें दिखाया जाता है कि एक संपूर्ण नावी बनने के लिए कर्नल माइल्स अपनी पूरी टीम को लेकर के हालेलुया के पहाड़ों पर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिसिरिया और टुक पानी के अंदर खेल रहे होते हैं, जबकि कीरी जल जीवों को अपने हाथों के इशारों से कंट्रोल कर इधर उधर फैला रही थी। उसे ऐसा करते हुए रोनल देख लेती है। उसे आश्चर्य तो काफी होता है, पर कुछ बोलती नहीं। अगले दृश्य में हमें अपने ही ध्यान में खोए हुए कीरी को दिखाया जाता है, जहाँ औनंग अपने दोस्तों के साथ आकर उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ लॉक भी पहुंच जाता है और कीरी को परेशान करने की बात को लेकर के उन सबसे झगड़ने लगता है। फिर वहाँ नेतायाम भी पहुंच जाता है और सब कुछ शांत कर कीरी और लॉक को अपने साथ लेकर के जाने लगता है कि तभी औनंग पीछे से उनका मजाक उड़ाने लगता है। इस बात से चिढ़कर लॉक वापस आता है और औनंग और उसके दोस्तों से भिड़ जाता है। लॉक को अकेले लड़ते देख अंत में नेतायाम भी उनसे भिड़ जाता है। लॉक और नेतायाम दोनों मिलकर उनकी जमकर कुटाई करते हैं, पर जैक इस बात से उन दोनों से नाराज हो जाता है और उन दोनों को औनंग से माफी मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सरदार टोनोवारी का बेटा है जिन्होंने उन्हें यहाँ शरण दी है। पर जाते जाते नेतायाम से उनके इस बहादुरी की तारीफ भी करता है। अपने पिता के बात मानकर लॉक औनंग और उसके दोस्तों से माफी मांगने जाता है, तो औनंग उसे माफ कर देता है और समुद्र में तट से बहुत दूर शिकार के लिए चलने को लॉक को मना लेता है। बीच समुद्र में जब सभी पहुंच जाते हैं तो लॉक शिकार करने में बिजी हो जाता है। इधर औनंग उसके साथी चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और लॉक को बीच समुद्र में अकेला छोड़ देते हैं। तो बदला लेने का ये प्लान था औनंग का, उसकी दोस्ती एक दिखावा भरती है। खैर, लॉक तो भटक चुका था बीच समुद्र में, उसके साथी भी उसे छोड़कर भाग चुके थे। तभी एक शार्कनुमा जीव लॉक पर हमला कर देता है। वह इतना बड़ा और इतना पावरफुल था कि उसके टक्कर से लॉक अपने इल्लू के साथ ही हवा में उड़ जाता है। वह जीव पहले लॉक के इल्लू पर हमला करता है, पर इल्लू को भाग जाने पर वह बुरी तरह से लॉक के पीछे पड़ जाता है। वह लॉक को मारने ही वाला होता है कि एक विशाल का व्हेलनुमा जीव उस जीव के ऊपर हमला कर उसे मार डालता है। इस जीव को इस फिल्म में टुलकुन नाम दिया गया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। खैर, जान बचाने का लॉक शुक्रिया अदा करता है। बदले में वह टुलकुन उसे अपना फिन दिखाता है, जिसके आर पर एक एंकर फंसा हुआ था, यानी कि उसे भी लॉक की मदद चाहिए थी। तो लॉक भी उसके फिन से एंकर को निकाल कर उसकी मदद करता है।
उसके बाद उस टुलकुन और लोआक की दोस्ती हो जाती है। यहाँ लोआक यह गौर करता है कि उस टुलकुन का एक फिन कटा हुआ था। उधर उदास बैठी हुई कीरी से जैक बातें करने लगता है तो कीरी उसे बताती है कि वो माँ इवा को महसूस कर सकती है जैसे कि वो उसके साथ ही हो। फिर लोआक को दिखाया जाता है जो कि टुलकुन की सवारी करता हुआ तट पर आ जाता है। यहाँ लोआक की खोजबीन चल रही थी। तट पर पहुंचकर लोआक सबसे झूठ बोलता है कि ओनांग ने उसे धोखे से बीच समुद्र में नहीं ले गया था, बल्कि उसने खुद ही समुद्र में जाने की जिद की थी। इस तरह से खुद को बचाए जाने के कारण ओनांग लोआक के प्रति कृतज्ञ हो जाता है और उनमें सचमुच की दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन लोआक सबको टुलकुन के बारे में बताता है तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि वो एक टुलकुन नहीं हो सकता है क्योंकि टुलकुन हमेशा झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं। फिर लोआक उन्हें उसके कटे हुए फिन के बारे में बताता है तो तिसिरिया और ओनांग उसे बताते हैं कि उसका नाम पाइकान है और वो एक तड़ीपार टुलकुन है जिसने काफी सारे नाविस और टुलकुन को मारा है। पर लोआक उसे कातिल मानने से इनकार कर देता है और दूसरे दिन फिर से पाइकान की तलाश में वहीं चला जाता है। वहां पहुंचकर पाइकान को आवाज देते ही वो टुलकुन वापस आ जाता है जिसके साथ मिलकर लोआक खूब मस्ती करता है। उधर तिसिरिया की अगुवाई में कीरी और सारे बच्चे इनके पवित्र स्थल में जाते हैं जहाँ तिसिरिया कीरी को आत्माओं का वृक्ष दिखाती है जिसमें से जुड़कर वे अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं। यहाँ कीरी उस पेड़ से जुड़ जाती है जहाँ उसके ख्यालों में उसे अपनी माँ का अक्स दिखाई देता है। वह अपने माँ के इंसानी और नावी दोनों रूपों को देखती है। पर जैसे ही वो अपने माँ ग्रेस को अपने पिता के बारे में पूछती है, ग्रेस की आवाज रुक जाती है और वह एक और खींचती चली जाती है। इधर वास्तविकता में कीरी को दौरे पड़ने लगते हैं। मामला बिगड़ने पर सभी उसे घर वापस ले आते हैं। फिर हम देखते हैं कि कीरी के इलाज के लिए जैक नॉम्स को बुलाता है पर नॉम्स कीरी को ठीक करने में असफल रहता है जबकि रोनाल्ड अपने टोने टोटू की मदद से कीरी को ठीक कर देती है। अगले सीन में जैक की तलाश में इकरान की सवारी करते हुए माइल्स और उसकी टीम को दिखाया जाता है। उन्होंने स्पाइडर पर भी अपने साथ रखा हुआ था। तभी उसका एक साथी बताता है कि पूर्वी समुद्र में करीब 400 किलोमीटर अंदर एक बागी गन शिप का सिग्नल ट्रैक किया गया। यह सुनते ही माइल्स बेस की ओर जनरल अडमोर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। माइल्स जनरल अडमोर के पास जाकर बोलता है कि हो ना हो जैक इसी एरिया में अंडरग्राउंड है, इसीलिए अगर उसे शिप्स और एयरक्राफ्ट दिए जाए तो वह जैक का शिकार करेगा और उसका कटा हुआ सर अडमोर को गिफ्ट करेगा। तो जनरल अडमोर मान जाती है और उसकी परमिशन से माइल्स एक टुलकुन हंटर शिप पर कब्जा कर सिग्नल वाले लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। उधर दिखाया जाता है कि टुलकुन वापस आ रहे थे जिस कारण मेटकाइनी लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे खुले दिल से टुलकुन का वेलकम करते हैं। रोनाल्ड एक टुलकुन के पास जाकर उसे इशारों में बातें करने लगती है। शायद वह टुलकुन उसकी थी। रोनाल्ड उसके बच्चे को देखकर अपना प्रेगनेंशियल अपडेट उसे दिखाकर बताती है कि जल्द ही वह फिर माँ बनेगी और उसका भी एक प्यारा सा बच्चा होगा। चारों ओर खुशी का माहौल था कि तभी अचानक खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए माइल्स अपने बेड़े के साथ आ धमकता है जैक की तलाश में। तभी हमें पता चलता है कि ये मेटकाइनिस का वो कबीला नहीं था जहाँ जैक छुपा हुआ है। इसलिए पूछताछ में वह उन कबीले वासियों को बुरी तरह से प्रताड़ित करता है और जाते जाते उनके पूरे बस्ती में आग लगा देता है और यह भी धमकी दे जाता है कि अगर किसी ने भी जैक और उसके परिवार को बचाने की कोशिश की तो अंजाम और भी बुरा होगा। स्पाइडर अपने पिता के इन गुनाहों को देख रहा था। टोनोवारी इस घटना की जानकारी जैक को देता है। यह सुनकर जैक और नित्रियो दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं पर जैक को पता था कि उनके द्वारा उठाया गया एक भी कदम माइल्स को उनके दरवाजे पर ला खड़ा करेगा और फिर तबाही होगी। उधर माइल्स एक के बाद एक कबीले पर हमला करके उन्हें तड़पा तड़पा कर जैक का पता पूछ रहा था। यहाँ तक कि वह मेटकाइनिस को भड़काने के लिए टुलकुन्स को मारने का प्लान तक बना डालता है। इधर हम देखते हैं कि लोआक पाइकान से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अपनी कहानी बताए कि क्यों उसे कातिल समझकर तड़ीपार किया गया है। आखिरकार पाइकान लोआक को कनेक्शन जोड़ने के लिए अपने मुंह को खोलकर उसे आमंत्रित करता है और यह सब तिसिरिया, नेतायाम और बाकी बच्चे देख लेते हैं। यहाँ पैकान के मुंह के अंदर जब लोआक उससे अपना कनेक्शन जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि किस प्रकार पैकान की आंखों के सामने ही उसकी माँ को टुलकुन हंटर्स ने मार दिया था और इसीलिए वो अपने कुछ साथियों और मेटकाइनिस लोगों के साथ मिलकर वापस हमला करता है। पर इंसानों के सामने वो सब नहीं टिक पाते हैं और सब मारे जाते हैं। इसी जंग में पैकान का एक फिन भी कट गया था पर इल्जाम पैकान पर आता है और उसे कातिल घोषित करके तड़ीपार कर दिया जाता है। यह बात लोआक टोनोवारी और जैक को समझाने की कोशिश करता है पर टोनोवारी बुरी तरह से नाराज था क्योंकि लोआक एक तड़ीपार टुलकुन से जुड़ा था और किसी टुलकुन का किसी पर भी हमला करना और मारना टुलकुन कायदे के खिलाफ है। इसीलिए पैकान को बेदखल किया गया है। वाह क्या गजब का गांधीवाद है। मतलब कि अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना है पर प्रतिरोध के लिए हाथ पर चलाना भी गुनाह है। फिर तिसिरिया रूठे हुए लोग को मनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइल्स अपने पूरे लश्कर के साथ टुलकुन का शिकार करने निकलता है। वे एक ऐसे टुलकुन को चुनते हैं जिसका एक छोटा बच्चा होता है। पहले उस पर एयरबैग लगे हार्पून से हमला किया जाता है। हार्पून उसके फिन का आर पार चला जाता है और एयरबैग के खुलने से टुलकुन ना तो तैर पाता है ना ही गोता लगा पाता है पानी के अंदर। फिर उसको केबल से लॉक करके मार दिया जाता है। इस दौरान वह टुलकुन सिर्फ अपने बच्चे का बचाव करने में लगी रहती है।
माइल्स को पूछने पर मिक बताता है कि टुलकुन पलटकर कभी वार नहीं करता, वरना उसका एक ही वार सबको धूल चटाने के लिए काफी होता है। टुलकुन के दर्दनाक एवं प्रतिरोध रहित मौत और उसके बच्चे के तड़प को देखकर स्पाइडर अंदर ही अंदर बुरी तरह से तड़प उठता है। गजब का गांधीवादी सिद्धांत है, अहिंसा में आत्मरक्षा भी नहीं है। खैर, टुलकुन को मारकर उसके दिमाग से एक बोतल लिक्विड को निकाला जाता है, जिसकी कीमत लगभग 80 मिलियन है। बाकी पूरे टुलकुन को यूं ही बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। टुलकुन का शिकार इनके ब्रेन लिक्विड के लिए किया जाता है, जिससे ह्यूमंस के लिए बहुत ही कीमती एंटी एजिंग मेडिसिन बनती है। फिर मिक उस टुलकुन के शरीर से एयरबैग्स निकालकर उसके शरीर को डुबाने का आदेश देता है, और माइल्स बोलता है कि टुलकुन को नहीं डुबाया जाए। वह इसकी लाश मटकानीस को दिखाकर जंग के लिए भड़काना चाहता था। माइल्स जैसा चाहता था होता भी वैसे ही है। उस टुलकुन के लाश तक मेटकानी लोग पहुंचते हैं। रोनल उस टुलकुन के लाश से लिपट कर खूब रोती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस टुलकुन को माइल्स और मिक ने मारा है वह मेटकानी सरदार ने रोनल की आत्मीय बहन थे। इस घटना से माइल्स की योजना अनुसार पूरा का पूरा कबीला भड़क उठता है। सभी बदले की आग में जलने लगते हैं, पर जैक सभी को समझाता है कि बिना प्लानिंग के इंसानों से जीता नहीं जा सकता, और उन्हें उस टुलकुन के शरीर पर लगे बम को दिखाकर कहता है कि सभी टुलकुन की जान खतरे में है, इसलिए पहले सारे टुलकुन को चेतावनी देनी होगी, और अगर किसी भी टुलकुन के शरीर में वो है तो जैक को खबर किया जाए ताकि जैक जाकर उसे डीएक्टिवेट कर सके। यह सब सुनकर लोआक पाइकन की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि पाइकन को यह खबर पहुंचाने वाला कोई नहीं था। पर लोआक के पीछे पीछे नेतायाम और सारे बच्चे चल देते हैं। इधर मिक और माइल्स अपना अगला शिकार ढूंढ लेते हैं। इधर जब लोआक और बच्चे पाइकन को खोज लेते हैं तो उन्हें पाइकन के शरीर पर वही बम दिखाई देता है। सभी बच्चे मिलकर उसे पाइकन के शरीर से निकालने लगते हैं। इतने में ही उन्हें माइल्स का जहाज उस टुलकुन के लिए उनकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो लोआक नेतायाम के कहने पर अपने पिता जैक को अपने लोकेशन बताता है और प्रॉब्लम की। तो जैक उन सबको हिदायत देते हुए छुप कर रहने और किसी भी हाल में हमला नहीं करने का आदेश देता है। इसके साथ ही वह टोनोवारी को भी इसकी सूचना देता है। सूचना पाते ही टोनोवारी पूरे कबीले के साथ उस ओर निकल पड़ता है। इधर पाइकन के शरीर से बम को निकालते हुए माइल्स और उसके साथी बच्चों को देख लेते हैं, पर इससे पहले कि माइल्स उन तक पहुंच भी पाता वे पाइकन को आजाद कर वहां से निकल भागते हैं। भागते हुए बच्चों पर मिक हमला कर देता है, तो माइल्स मिक को रोककर बोलता है कि बच्चों को जिंदा पकड़ना होगा। इससे हमला रोककर मिक पनडुब्बियों को पानी में उतार देता है। पानी के अंदर पकड़म पकड़ा का खेल शुरू हो जाता है, पर बच्चे माइल्स की मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और थोड़ी देर चली भागम भाग के बाद आखिरकार टूक, तितरिया और लोआक पकड़े जाते हैं। उन्हें जहाज पर बंदी बनाकर लाता हुआ देख स्पाइडर तड़प उठता है, पर वह बेबस था। वहाँ जैक, टोनोवारी और कबीले के सारे लोग पहुंच जाते हैं। फिर कर्नल माइल्स बंदी बनाए हुए लोआक के सिर पर बंदूक रखकर जैक को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देता है। इस पर सबको मना करने के बाद भी जैक सरेंडर के लिए अकेला ही माइल्स के जहाज की ओर बढ़ता है, पर पानी के अंदर कुछ अलग ही होने वाला था, क्योंकि पाइकन पानी के अंदर से लोआक के साथ होने वाले सलूक को देख रहा था। पाइकन की आंखों में गुस्से के ज्वालों को साफ देखा जा सकता है, पर अपने टुलकुन कायदों से बंधा हुआ पाइकन हमला करने के बजाय समुद्र के अंदर अपना ही सर पटक रहा था। पर बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है और वह एक मुसीबत बनकर माइल्स के जहाज पर टूट पड़ता है। वह जहाज पर भारी तबाही मचाने लगता है। पाइकन के हमले को देखकर मिक अपना बोट रखकर मोर्चा संभाल लेता है, और उसका वार पाइकन बेकार कर देता है। मौका देकर जैक और टोनोवारी भी पूरी फौज के साथ हमला कर देते हैं। नीतिरी हवाई हमला करने वाले गनशिप को मार गिराती है। इधर जैक, टोनोवारी और रोनल भी पानी में और हवा में दो तरफा आतंक मचा देते हैं। कर्नल माइल्स भी अपने इकरान पर उड़ता हुआ नीतिरी पर हमला कर देता है, तो जैक बचाव के लिए बीच में आ जाता है। फिर जैक और माइल्स में टकराव होता है। इधर पानी के अंदर बच्चों का पीछा करे पनडुब्बी को कीरी जलीय पौधों के द्वारा तबाह कर देती है। कीरी की शक्ति को देखकर औनंग और उसके साथी भौचक्कर रह जाते हैं। इधर जंग छिड़ा हुआ देखकर मौका पाते ही स्पाइडर मैन हंटर शिप को रिवर्स गियर में डाल देता है, जिससे वह चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाता है। इधर जैक उड़ते हुए माइल्स के इकरान पर हमला कर उसे पानी में गिरा देता है। उधर मिक पाइकन को मारने के लिए केबल हार्पून का इस्तेमाल करता है, पर होता इसका उल्टा है। पाइकन उसी केबल की मदद से मिक के बोट को तबाह कर देता है, जिससे कि मिक के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेतायाम तितरिया, टूक और लोआक को छुड़ाता है, तो लोआक बोलता है कि उन्हें स्पाइडर को भी छुड़ाना होगा, क्योंकि वो भी भाई है उनका। इधर कर्नल माइल्स इस बार कीरी को उठा लाता है और डूबते जहाज में बंधक बना देता है। उसे छुड़ाने के लिए जब टूक और तितरिया जाती है तो माइल्स टूक को भी बंदी बनाकर रख देता है। फिर हम देखते हैं कि नेतायाम और लोआक उस जहाज में जाकर स्पाइडर को छुड़ा लेते हैं। वे वहां से निकल ही रहे होते हैं कि माइल्स आ जाता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। वे वहां से बचकर निकल तो जाते हैं, पर नेतायाम को गोली लग चुकी थी। तभी तितरिया वहां आ पहुंचती है इलू को लेकर। फिर वे वहां से निकलते हैं, जहां थोड़ी ही दूर जाने के बाद जैक और नीतिरी भी आ जाते हैं, पर नेतायाम ज्यादा जख्मी होने के कारण दम तोड़ देता है। वे शौक मना ही रहे होते हैं कि माइल्स जैक को कॉन्टेक्ट करके उसके बेटियों को बदले समर्पण करने को बोलता है। माइल्स की यह बात सुनते ही नीतिरी अपने इकरान पर सवार होकर माइल्स की ओर निकल पड़ती है। साथ ही साथ जैक भी स्पाइडर को लेकर अपने इलू पर निकल पड़ता है, और जैक के मना करने के बावजूद लोआक उनके पीछे पीछे निकल जाता है। जहाज पर पहुंचते ही जैक एक जबरदस्त धमाके के साथ हमला शुरू कर देता है। उधर नीतिरी भी कयामत बनकर टूट पड़ती है माइल्स के सिपाहियों पर। यहाँ नीतिरी के द्वारा किया जाने वाला हमला देखने लायक था। उसके इस चंडी अवतार को देख करके एक बार को तो स्पाइडर भी डर गया था। यहाँ पहुंचकर जैक टूक को आजाद कर देता है, पर कीरी वहाँ नहीं थी।
फिर हम देखते हैं कि कीरी कर्नल माइल्स के कब्जे में थी, जिसको कि कर्नल माइल्स अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करके जैक को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देता है। पर नहले पे दहला तब होता है जब नीतिरी स्पाइडर को चाकू के नोक पर लेकर के कीरी को छोड़ने के लिए बोलती है। पहले तो माइल्स इसे हल्के में लेता है, पर नीतिरी के स्वरूप को देख करके वो डर जाता है और स्पाइडर के बदले में कीरी को छोड़ देता है। फिर जैक अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो हारा हुआ माइल्स पीछे से उसे धमकी देता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अगली बार जब वो हमला करेगा जैक को उसके पूरे परिवार के साथ खत्म कर देगा। इतना सुनते ही जैक वापस पलटता है और बोलता है कि अगली बार नहीं, फैसला इसी बार करते हैं। फिर जैक और माइल्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। नीतिरी बच्चों को लेकर के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर पानी में लगे हुए आग की वजह से आगे नहीं जा पाती है और एक बहाव में बहते हुए टुक के साथ जहाज के अंदर जाकर फंस जाती है। इधर पानी के अंदर जैक माइल्स का गला दबाकर उसे मार देता है। उसके बाद जैक यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि वह जहाज के अंदर पानी में फंस चुका था। यहाँ दम घुटने की वजह से जैक बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। उधर हम देखते हैं कि लोआक आया था अपने इल्लू के साथ और वह बाकी सभी को पानी में लगे आग के घेरे से बाहर निकालकर बचा लेता है। फिर लोआक और स्पाइडर दोनों मिलकर के पानी के अंदर जाते हैं जैक की तलाश में, जहाँ लोआक को जैक मिल जाता है बेहोशी की हालत में, जिसे लोआक लेकर के बाहर निकलने लगता है। इधर स्पाइडर को माइल्स मिलता है पानी के अंदर में। पहले तो स्पाइडर उसे छोड़कर जाने लगता है, फिर उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वह माइल्स को लेकर के पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने पूरे परिवार के साथ पानी के अंदर में एक कोने में फंसा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी हवा बची हुई थी। वो किसी तरह से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ कीरी आती है चमकदार जलीय जीवों के साथ। फिर वही चमकदार जलीय जीव उन्हें रास्ता दिखाते हुए बाहर लाते हैं, जहाँ पाइकान था उनकी मदद के लिए। वे पाइकान की मदद से समुद्र के तट की ओर आ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि स्पाइडर भी माइल्स को बचाकर बाहर निकाल लाया था। यहाँ माइल्स का इकरार आ जाता है तो माइल्स स्पाइडर को अपने साथ चलने को बोलता है, पर स्पाइडर वहाँ से निकल जाता है और माइल्स भी अपने इकरार पर बैठकर उड़ जाता है। इधर माइल्स अपने पूरे परिवार के साथ कबीले में आ जाता है, जहाँ वे लोग नेतियाम का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद जैक टोनोवारी से बोलता है कि कल वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से चला जाएगा। इस पर टोनोवारी उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा अब हमारे पूर्वजों के साथ है, तुम अब हम में से एक हो, मेटकाइनी हो, इसलिए अब तुम यहीं पर रहोगे हमेशा के लिए। और टोनोवारी उसे अपने कबीले में हमेशा के लिए शामिल कर लेता है। फिर जैक और नीतिरी पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक उनके कबीले में शामिल हो जाते हैं और वे आत्माओं के वृक्ष से जुड़ते हैं, जहाँ उसे अपने अतीत की झलकें दिखाई देती है। पर जैक पूरी तरह से अब इस जलीय जीवन को अपना चुका था और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है, साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय में आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।